नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक संभावित प्रश्नोत्तरी में जो कि 24 अगस्त पर आधारित है। अर्थात 24 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था यूपीपी का, उसके दोनों सत्र जो कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों पर आधारित प्रश्नों का संकलन लिया गया है। नए प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा से रिलेवेंट हो सकते हैं, जो जिसका एग्जाम 25 को है, 30 को है, 31 को है। तो सभी अभ्यर्थियों को जिनको भी पेपर देना है, इन परीक्षा के प्रश्नों को जरूर तैयार कर ले, क्योंकि यह अभी लेटेस्ट 23 और 24 को आधार बनाकर बनाए गए प्रश्न हैं। आप जैसे प्रश्न परीक्षा में देख रहे हैं उसी तरह के प्रश्नों का यहाँ पर संकलन है, उसी तरह के प्रश्नों का कलेक्शन है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मन लगा के सभी प्रश्नों की प्रॉपर एनालिसिस कर लें, प्रॉपर सभी प्रश्नों का ऑब्जर्वेशन कर लें और अपनी तैयारियों में इसे शामिल कर लें। आपको जरूर हेल्प करेगा एग्जाम में, ये मेरा आपको वादा है। आइए मैं शुरुआत करता हूं प्रश्नों से, लेकिन इसके पहले मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप नए हैं तो आप जरूर हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले प्रश्न से शुरू किया जाता है। पहला प्रश्न ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपके सामने ओपन करता हूं। एक बर्तन है जिसमें 3 और 1 के अनुपात में दूध और पानी है, ठीक है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है, मतलब पानी ही केवल बढ़ाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा क्या थी, प्रारंभ में क्या वैल्यू थी। तो हमने यहाँ पर दो पदार्थ लिए, एक तो दूध लिया, दूसरा पानी लिया। प्रारंभ में दूध का भाग कितना था और पानी का भाग क्या था, यह एक रेशियो पर डिपेंडेंट था, 3:1 के फॉर्म में था। इस मिश्रण में जो देखिए परिवर्तन तभी होगा जब हम कुछ चीज बढ़ाएं या घटाएं। दूध या पानी में जो भी मर्जी या कोई भी जरूरत के हिसाब से अपनी चीजों को अगर अपडेट करेंगे तो कोई ना कोई परिवर्तन तो देखने को मिलने ही वाला है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाया जाता मतलब दूध को बराबर रखा जाता है। पानी को बढ़ाया गया, सीधा जोड़ नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 3 लीटर पानी हमने बढ़ाया, रेशियो 2:1 बन गया। लेकिन आप समझो कि जो अपडेट हुआ है केवल पानी में हुआ है, दूध में तो कोई अपडेट हुआ नहीं है। तो इसका मतलब दूध की वैल्यू को बराबर रखना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि दूध की वैल्यू चेंज हो गई है। हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल भी इस प्रश्न का सलूशन कर सकते थे। कैसे कि दूध की मात्रा अगर हम 3x मान लेते, पानी की मात्रा 1x मान लेते, दूध को एज इट इज रहने देते, पानी में 3 जोड़ देते, यह रेशियो 2:1 बन जाता। यहाँ से हम सीधा बता सकते थे x का मान, और x से प्रारंभ में दूध की मात्रा को कैलकुलेट हम कर सकते थे। एक तरीका था, बट इस तरीके के अलावा जैसे हम लोग जनरल करते हैं, देखिए इस तरह का कि आपने देखा दूध और पानी का अनुपात था, 3 लीटर पानी बढ़ाने से यह रेशियो 2:1 हो गया। निश्चित तौर पर पानी में परिवर्तन हुआ है जबकि पानी में नहीं दिख रहा है। दूध में परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन दूध में परिवर्तन दिख रहा है। तो दूध को समान रखने के लिए आपको, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अगर हम इसको क्या कर दें, इसको हम 3 से गुणा कर दें और इसको हम कितने से कर दें, 2 से कर दें। इसके करते यह 6 होगा, ये भी 6 होगा। देखिए बराबर हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका गुणा 2 का इसके साथ भी होगा तो यह 2 होगा, और 3 का गुणा इसके साथ होगा तो यह 3 होगा। दूध की वैल्यू देखिए अपडेटेड आपको दिख रही, हाँ 2 से कितनी दिख रही, 3 दिख रही है, मतलब 1 बढ़ता नजर आ रहा है। और 1 की मात्रा किसके बराबर है, एग्जैक्टली 3 के बराबर है। 1 बराबर अगर 3 है तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, अभी अभी देखो अगर 3 से कोई मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर हो सकता है, लेकिन दिया नहीं है। प्रारंभ में दूध की मात्रा जो नया अनुपाती भाग आया था 6 था, 6 के बराबर हो जाएगी, 6 3 का 18 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 18 है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा 18 लीटर थी। आप लोग सही सोल्यूशन नोट कर सकते हैं, सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट है। इस तरह के मिश्रण वाले प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तित, थोड़ा सा अपडेटेड। आप प्रश्नों पर जरूर अपना फोकस बनाइए। अगले प्रश्न पर आइए। एज के प्रश्न आप आज के जो है शिफ्ट 1 में देखने को मिले थे, अर्थात 24 वाले दिन में। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है। देखिए यहाँ पर वर्तमान और पहले की आयु को कनेक्ट करना होगा। वर्तमान में 2 पर्सन है, राजा है, अरुण है, जो कि राजा अरुण से अगर राजा को रखे और अरुण को रखे तो राजा अरुण से 3 गुना बड़ा था, 3:1 था। इसने हमसे कहा 3 साल पहले, इनसे 3 साल पूर्व। यहाँ पर राजा लिखा है वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था, 4:1 का अनुपात था। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि राजा अब कितने साल उसकी उम्र है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको ऐसे प्रश्नों में इनका एज डिफरेंस देखना चाहिए 3 का, मतलब 3 चाहे यहाँ से घटा के जाइए चाहे वहां से बढ़ा के आइए, दोनों में सेम डिफरेंस है, अर्थात 3 इसमें भी है उसमें भी है। जैसे अभी पीछे का प्रश्न किया कुछ लगभग लगभग वैसे कनेक्टेड प्रश्न है। ऐसी स्थिति में अगर यह डिफरेंस सेम है तो इनका अनुपातिक डिफरेंस भी सेम होना जरूरी है, लेकिन अनुपातिक डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा है। 4 से 1 का 1 ही रह गया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अनुपातिक डिफरेंस सेम करना। सेम कैसे किया जाता है, इसका इसका अंतर देखो 2 है, इसका इसका अंतर देखे 3 है। आप इसमें क्या कर दो, उसके अंतर अर्थात 3 से गुणा कर दो, और उसमें क्या कर दो, इसके अंतर अर्थात 2 से गुणा कर दो।
2 से गुणा करते यह मान 2 चौके 8, 2 1 2 होगा। 3 से गुणा करते यह 9 और 3 1 3 होगा। अब साफ दिख गया होगा क्या, 8 से 9 अर्थात 1 बढ़ा, 2 से 3 अर्थात 1 बढ़ा। डिफरेंस 1 3 के अर्थात 1 की तुलना आप 3 से कंपेयर कर दो। क्या पूछा है, राजा की और है अब, अर्थात वर्तमान उम्र जो यहाँ पर अनुपाती भाग में 9 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 27। राजा की उम्र इस समय कितनी है, 27 साल है, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 9 है, 9 की तुलना में 27 है राजा की वर्तमान उम्र है। आप लोग सेकंड प्रश्न को कनेक्ट करिए, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्नों पर अपना फोकस बना के रखिए, तैयारी करके रखिएगा। अगले प्रश्न पर आइएगा, तीसरा देखिए, ए ने रुपए 75,000 से एक कारोबार, पार्टनरशिप के भी प्रश्न देखने को मिले आज के 24 तारीख के पहले शिफ्ट में। अब आप देखो प्रश्न क्या है, ए ने रुपए 75,000 से कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 रुपए के साथ व्यापार में शामिल जुड़ जाता है। 75,000 के साथ ए ने कारोबार शुरू किया था, लेकिन बी आता तो है बट कुछ समय के बाद आता है, और पैसे कितने लाता है, 37,500। यदि साल के अंत में जो उनका जो लाभ बढ़ता है 3:1 के फॉर्म में बढ़ता है, तो पूछा गया कि क्या कितने महीने बाद बी शामिल हुआ था। दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कितने महीने बाद बी शामिल हुआ या कितने महीने बी ने कारोबार में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कितने महीने बाद बी शामिल हुआ। दरअसल जब हम निवेश बनाते हैं तो हम निवेश में जितने महीने जो काम करता है उसको यूज करते हैं। तो अगर सोचा जाए तो ए ने तो पूरे 12 महीने तक काम किया, बी का मान लो कि n महीने तक काम देना, जब n का मान आ जाए तो उसको 12 में से घटा देना, तो एग्जैक्टली वैल्यू पता चल जाएगी। थोड़ा सा कंपैरिजन करिए, 0 0 से खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, 25 से 25 1 के 25, 25 पंचे 125, करेक्ट है। 25 तिया 75 30 हो गया, सही है बिल्कुल। 3 पचे 15 होता है, 3 चौके 12 होता है, 5 छंगे 30 होता है, 5 छंगे क्या होता है 30 होता है। तो यहाँ पर 6 चौके 24 और देखो यहाँ पर कितना हो गया, आप खुद ही सोच लीजिए, 6 चौके 24 है, और यहाँ पर नीचे क्या है n है, बराबर 3/1 है। आप साफ साफ देख ही रहे हैं। आप n का मान सोचो कितना हो जाएगा 8, अर्थात कंफर्म हो गया 8 महीने तक तो उसने व्यापार में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, मतलब व्यापार में सक्रिय रहा। इसका मतलब अगर हम 12 में से 8 निकाल देते हैं तो 4 महीने तक, 4 महीने बाद उसने व्यापार ज्वाइन किया था, मतलब 8 महीने काम किया था, 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा, तो 4 माह बाद उसने व्यापार को ज्वाइन किया था। प्रश्न यही तो था कि कितने महीने बाद उसने व्यापार में अपना व्यापार में वह शामिल हुआ था, तो 4 महीने बाद वह व्यापार में शामिल हुआ था। तो तीसरे प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप देख रहे हैं। चौथे पर आइए, इसको देखिए, इस तरह के प्रश्न लगातार हर सेट में पूछे जा रहे हैं। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत 25% जब घटती है, कमी होती है, तो जॉन 600 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य बता दो कितना है। अभी जो वर्तमान में गेहूं का मूल्य है वो कितना था, या हमसे जैसे पूछा जाए उस हिसाब से बताएंगे। ऐसे जब प्रश्न है तो इसका मतलब एक कंफर्म है कि हमारा एक बजट था, सपोज करो 600, मैंने उसमें गेहूं के लिए हमेशा एक अमाउंट खरीदने की अपनी बात की थी, क्योंकि हमको रेट पता था। लेकिन आज पता चला कि रेट 25% घटा, जिसकी वजह से अगर उसी 600 को हम लेकर जाते हैं मार्केट में तो मुझे 5 किलोग्राम ज्यादा गेहूं प्राप्त होता है। तो गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है ये हमको पता करना है। तो हम सब लोग पहले रेट अर्थात दाम की बात करें। दाम में कमी हो रही है 25% का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1/4 होता है। मतलब इसका अर्थ है कि रेट अगर पहले 4 था तो 4 में 1 घट करके रेट अभी क्या हो गया, 3 हो गया। रेट का रिवर्स होता है मात्रा, मतलब रेट अगर ज्यादा था तो मात्रा कम रही होगी, और रेट अगर कम हुआ तो मात्रा ज्यादा रही होगी। तो मात्रा तुरंत रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 और 4 का हो जाएगा। देखिए रेट अब ज्यादा था, मात्रा कम थी, रेट कम हुआ, मात्रा ज्यादा हुई। कितना अंतर आया, 1 का अंतर आया। यहाँ पर क्या था, 600 रुपए में 5 किलोग्राम ज्यादा हमें प्राप्त हुआ, अर्थात 600 बटा, अगर मैं 600 की तुलना हम 5 से करें तो 1 बराबर 120 होगा। हम सबको पता है कि मात्रा को, देखिए ध्यान से, ये मात्रा है, मात्रा से जैसे हम चाहे टोटल वैल्यू को रेट से डिवाइड करें तो मात्रा प्राप्त होती है, और मात्रा से डिवाइड करें तो रेट प्राप्त होता है। अब जैसे इसमें एक डाउट यहां बन सकता है कि प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है। क्या है का मतलब था, मतलब रियलिटी में क्या था। अगर इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमें 3 से भाग करना चाहिए। 3 से जब भाग करेंगे तो 40 आएगा, 40 रुपए पर केजी था।
और यहाँ पर अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 30 आएगा। देखिए 30 कहीं है नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर आपका 40 हो जाएगा, जो सी ऑप्शन आपके सामने दिया था। मतलब वास्तविकता में गेहूं का मूल्य क्या था, 40 रुपए पर केजी था। और डायरेक्टली हम करने को कर सकते थे, 40 से भी हम लोग कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते थे। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कितना है, चौथे का 40 रुपए पर केजी था। आप लोग मैच कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आ जाइए। एक कंपनी में 55% कर्मचारी तो चाय पीते हैं, चाय पीना उनको अच्छा लगता है। 45% कॉफी पीते हैं, उनको कॉफी पीना पसंद है। 40% दूध पीते हैं, दूध पीना पसंद है। 20% कर्मचारी चाय और दूध दोनों पीते हैं। 20% और दूध दोनों पीते हैं। 25% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। 5% तीनों पदार्थ पीते हैं। वो कहते हैं कि हम सब यूनिफॉर्म है हम लोग। उन श्रमिकों, उन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत ज्ञात करो जिन्हें तीनों पेय में से कोई भी पेय पसंद नहीं है। 3 प्रकार के पेय हैं, एक तो चाय है और एक अलग अलग कलर से बनाते हैं जिससे कंफर्म रहे, एक कॉफी है और एक आप दूध ले लीजिए। ठीक है, 3 अलग अलग पेय हैं। यहाँ पर अलग अलग हमने देखिए चाय रखा, यहाँ पर हमने कॉफी रखा और यहाँ पर हमने मिल्क रखा, दूध रखा। अब परसेंटेज की बात किया जाए, टोटल संख्या का परसेंटेज क्या कैसे डिफाइन है। 55% चाय पीना पसंद करते हैं, 45% कॉफी पीना पसंद करते हैं, 40% दूध पीना पसंद करते हैं, ये स्थिति है। 20% कर्मचारी चाय और दूध पीते हैं। चाय और दूध मतलब यह जो वैल्यू है, यह वैल्यू मतलब आप ध्यान दीजिए, यह वैल्यू, ये वैल्यू चाय और दूध, देखिए चाय और दूध की बात करो तो 20%, अर्थात इस पूरे गोले में ये जो हमने पिंक कलर से किया है 20% के बराबर है। अगला देखिए 20% कॉफी और दूध पीते हैं, तो कॉफी और दूध पीना मतलब ये वाला आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा, ये भी 20% के बराबर है। 25% चाय और कॉफी पीते हैं, तो 25% चाय कॉफी की बात करो तो ये वाले आंकड़े की बात किया जा रहा है, ये वैल्यू 25% के बराबर है। अब इसने हमसे कहा 15% तीनों पेय पीते हैं, अर्थात 15% यहां रख दो। अब ऐसे में संख्या देखिए कैसे डिफाइन की जाएगी, 20 से 15 निकाल दे 5, 20 से 15 निकाल दे भी 5 और 25 से 15 निकाल दे 10। हमसे पूछा क्या है, ऐसे कर्मचारी जिन्हों तीनों पे कोई एक, मतलब तीनों में से कोई भी एक पेय पसंद नहीं है, उनका परसेंटेज हमको बताना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक चीज समझ ही गए। अगर हम जैसे इसकी बात करें, जैसे इस पूरे को अगर देख ले तो आपको भी थोड़ी देर में सब कंफर्म हो जाएगा कितने पीने वाले, जैसे यहां से हमें बता सकते हैं कितने परसेंटेज ऐसे जिनको कोई ना कोई एक पेय जरूर पसंद है। देखिए 5 5 10 और ऐसे देखो 40 है टोटल, 15 5 20 5 25, 25 से अगर हम 15 40 निकाल दें तो 15% ऐसे हैं जो कोई ना कोई, मतलब यहाँ पर केवल मिल्क पीते हैं। इसी तरह से 15 5 20 10 30, अगर 30 निकाल दिया तो 15% ऐसे हैं जिनको केवल कॉफी पसंद है, जिनको केवल क्या है, कॉफी पसंद है। और इधर चले आइए तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितना, 15 5 20 10 30 अगर निकाल देते हैं तो 25% ऐसे हैं जिन्हें केवल चाय पसंद है। अगर इन सभी को जोड़ लें, जोड़ने का मतलब देखो 15 15 30, 30 20 50 5 55 हो गया, 55 ए हो गया। और इसके अलावा जैसे ये जो आंकड़े बचे हुए हैं जिसमें से 5 5 10 है, 10 10 20 है और 20 10 30 5 35 है, अगर 35 और जोड़ देते हैं तो यह 90% हो जाएगा। तो 90% ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक पदार्थ जरूर यूज करते हैं पीने के लिए, अर्थात 10% ऐसे होंगे जो कोई भी पदार्थ, अर्थात ना उन्हें चाय पसंद है, ना कॉफी पसंद है, ना ही दूध पसंद है। तो पांचवें प्रश्न का राइट सोल्यूशन 10% हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलिए, देखिए क्या है, रुपए 8 इसकी धनराशि, एक धन है, देखिए किस्त के प्रश्न बन रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का बना है, साधारण ब्याज मैंने ले लिया है, जिससे साधारण ब्याज का भी प्रश्न बने तो आप कंफर्म कर लो। 848 की धनराशि है, 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के अंत तक चुकाई जानी है। उसके द्वारा चुकाई जाने वाली प्रत्येक बराबर किस्तें क्या है। किस्तें बराबर हम लोग देते भले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किस्तें जो जुड़ती हैं बैंक के द्वारा वो ज्यादा होती है। कैसे, जैसे अगर हमने 12 महीने का कोई लोन लिया और हमने बराबर बराबर 100 रुपए का किस्त हर माह दिया, लेकिन हमको पता है कि हमारा पहला 100 रुपए उसके पास 12 महीने तक के लिए था, दूसरा 100 रुपए 11 महीने तक के लिए था, अर्थात प्रत्येक धन हमारा जितने समय तक उसके पास रहता है उसका ब्याज एडिशनली उसके पास जुड़ता रहता है। इसलिए अगर हम भले सोच रहे हैं कि चलो हमने पहला किस्त 100 दिया, 4 किस्तों में चुकाया जाना है, दूसरा भी 100 दिया, तीसरा भी 100 दिया, चौथा भी 100 दिया। ब्याज सोचो, साधारण ब्याज में सीधा सीधा आप सोच सकते हैं 4, तो पहला भले हमने 100, पहला हमने भले दिया, ठीक है 100 ही मानेगा, दूसरे को 104, तीसरे को 108 और चौथे को 112, मतलब इस तरह से जोड़ा जाएगा। तो ये 400 हो गया और सभी ब्याजों को जोड़ दीजिए तो 20 4 24,
24, मतलब कुल मिला के 424 रुपए यहाँ पर आपने चुकता किया है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कंपेयर की जाएगी 848 से। 848 से जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमको प्रत्येक समान किस्त, जिसकी समान किस्त की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 100 रुपए है, तो 100 रुपए का मान हमको कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली कितना होगा। 2 बार गया, 2 का 100 से गुणा कर दीजिए, 200 रुपए प्रत्येक किस्त की वैल्यू होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला कैसे कराया जाता है उसका मैंने जो कल की एनालिसिस वीडियो थी उसमें पूरी तरह से प्रोवाइड किया था, उसको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया छठवां। आगे बढ़ता हूं 7वें नंबर पर। ये देखिए क्या लिखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 साल में 18,600 और 6 साल में 27,900 रुपए हो जाती है। वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है वह कितना हो जाएगा। आइए समझते हैं। इस तरह के प्रश्न भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत अच्छे से इस तरह के प्रश्नों पर आपका फोकस बना रहना चाहिए, समझना चाहिए। अब आप देखिए ध्यान से कैसे किया जाएगा। ऐसे प्रश्न में देखिए नहीं करना है, जैसे हम लोग चाहें, जैसे हमने कोई धन यहाँ पर जमा किया, ये 3 साल में आपने देखा कि 3 वर्ष में यह पैसा हमारा 18,600 हो गया, जबकि 6 साल में, मतलब यहाँ से 6 साल, अर्थात यहाँ से सोचा जाए तो 3 ही साल है, ये आपका पैसा कितना होता है, 27,900 हो जाता है। इस तरह का जब भी प्रश्न आता है कि जैसे आपका कोई पैसा एक यन समय बाद अगर A1 हो जाए और फिर अगला यन समय उतने ही समय बाद A2 हो जाए, तो ऐसे में हम लोग जानते हैं कि सतत प्रक्रिया फॉलो करता है, अर्थात A1 बटा P बराबर A2 बटा A1 होता है। A2 बटा A1 अर्थात हम लिख सकते हैं कि A1 का स्क्वायर बराबर P इंटू A2, अर्थात एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो बाहरी पद हैं इनका प्रोडक्ट कर लें, इसके वर्ग को भाग कर दें, तो हमें यहाँ पर वह धनराशि अर्थात मूलधन क्लियर पता चल जाता है। आप चाहे रेशियो बना करके भी जा सकते हैं कि दोनों की रेशियो से डिफाइन करके भी हम इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कर रहे हैं। मैं समझ गया हूं कि 18,600 जो लिखा हुआ है इसको 18,600 से ही मल्टीप्लाई करिए और 27,900 से इसको भाग कर दीजिए। 27,900 से भाग कर दीजिए। जो कटे अटे करने की स्थिति हो बिल्कुल काट दे, जो पॉसिबल होते हैं। 9 7 16, 2 18, 9 से कट रहा है। 8 1 9 6 15, यहाँ पर 3 से कट रहा है। 3 9 27, 3 3 9 होता है। 3 6 18, 3 2 6 होता है। अभी देखिए फिर 3 से 3 3 9, 3 1 3 31 हुआ। 3 6 18 होता है, 3 2 6, ये आपका 6200 है। 31 दूना 6200 होता है, 200 हो जाएगा। 200 का गुणा 62 से कर दीजिए, 2 जीरो ऐसे ही बढ़ गया। 2 दूना 4, 2 छंगे 12, तो 12,400 इसका मूलधन था, जो धन था जो आपने जमा किया था। ऑप्शन नंबर ए में आपको इजीली दिख रहा है। 7वां प्रश्न डन होता है। इस तरह के प्रश्नों पर भी अपना फोकस बना लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आइए। 30 खिलौने का लागत, ये बहुत आसान है लेकिन हर बार पूछा गया है। तो 30 का सीपी बराबर 40 का एसपी होता है। 30 का सीपी बराबर 40 का एसपी। हानि परसेंटेज आपको बताना है, खत्म कर दीजिए ऐसे। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो बना लें तो 4/3 होगा, मतलब 4 में खरीद 3 में बिका है, तो हानि तो कंफर्म हो गई। और 4 से 1 मतलब 1 का कम हो, 1 की कमी हो रही है। 1 गुणे 100 बटे मैं 4 करूंगा, 4 से भाग करूंगा। देखिए पहले ऑप्शन में लाभ है, बहुत सारे लोग इसको डन करेंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा। 25% की हानि इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि हानि हो रही है। का सही उत्तर आपका 25% की हानि है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो। जब किसी वस्तु को 18,122 में बेचा जाता है तो इस वस्तु को अगर 9,061 में बेचा जाए उससे होने वाली हानि से 21% ज्यादा लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है कि एग्जैक्टली क्या होगा। इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा आसान पूछा गया था, मैंने एक स्टैंडर्ड डेटा ले लिया। ये वस्तु का क्रय मूल्य है, 2 अमाउंट अर्थात 9,061 में बेचने से हानि हो रही है और इसी को 18,122 में बेचने पर हमें लाभ हो रहा है। करेक्ट है। और हानि जो है अगर कह रहा है 100 है तो लाभ 121 है, 121, क्योंकि 21% ज्यादा प्राप्त हो रहा है। करेक्ट है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना भाई, देखो ये हानि है और ये लाभ है, दोनों का अंतर यहाँ पर 221 का होगा। करेक्ट। इन दोनों का अंतर अगर आप करके देखेंगे तो 9,061 ही होगा। 9,061 की तुलना तुरंत आप 221 से कर दीजिए। और ऐसा करने के बाद हम लोग तुरंत यहाँ से ये कंफर्म कर लेंगे कि हमारी जैसे हानि कितनी है। जैसे हम लोग यहाँ से हानि की वैल्यू निकाल दें तो एग्जैक्टली मान हमको पता चल जाएगा। जैसे 221 का मान इतना है तो 100 का मान बताइए कितना हो रही है। जो 100 की जैसे यहीं पर बोला है हमसे, यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो हानि लाभ के लिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों स्थितियों को समझ लेते हैं। अगर हम 221 का मान देख रहे हैं कि इसके बराबर है, देखिए मेरे ख्याल से 3 बार और 3 बार
के बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करते, नहीं 961 है ना, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, सीधा सीधा 4 बार जाएगा, और 4 लेकर अगर एक और बढ़ाएंगे 41 बार जाएगा, तो 4100 हो जाएगा। मतलब यहाँ हानि की मान कितना हो जाएगा, 4100 हो गया। अगर हम इस 4100 को इसमें जोड़ दें तो हमको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 4100 को जोड़ने से क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हुआ, 9 4 13 हुआ, 13,161 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न का मान, इस तरह के सोल्यूशन ऐसे कोई डिफिनीशन करके करे, इधर उधर करके करे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जल्दी नहीं कर पाएगा, लेकिन इस तरह से करने से आप आराम से प्रश्न का सोल्यूशन कर सकते हो। 9वां प्रश्न आपका डन होता है। 10वें पर आइए। एक डीलर अपने ग्राहकों को, ध्यान देना, 35% की जब छूट देता है तो उसे 30% का लाभ होता है, ऐसा हमेशा पूछा जा रहा है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 950 है तो इसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा, ये हमको बताना है। मूल्य क्या रहा होगा, 35% की छूट देता है तो यहाँ पर 35% अगर हम कम कर देते हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा बताइए, 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 हो जाएगा अगर हम 100 के हिसाब से लेकर चलते हैं। जबकि कह रहा है कि 30% का लाभ होता है। थोड़ा सा डिफाइन करना बड़ा अजीब होता है कि हम इसको कैसे समझे, क्या कन्फर्म करें इसको, थोड़ा सा अगर आप लोग तय करेंगे मन से तभी सेट हो पाएगा। 30% का लाभ अर्थात अगर 130 हुआ अर्थात ये विक्रय मूल्य हो गया, तभी तो लाभ हुआ, और इसको क्रय मूल्य से कंपेयर किया जाएगा। अब इसने कहा यदि इसका क्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य से कंपेयर किया जाता है, इसे अंकित मूल्य से, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है तो क्रय मूल्य बनाया जाता है, और यहाँ से लाभ होता है तो यहाँ से विक्रय मूल्य जनरेट कर देता है 30% का। अब हमसे यही पूछा है प्रश्न में कि अगर क्रय मूल्य अपना 950 है, इसकी तुलना तुरंत 950 से करिए, तो अंकित मूल्य बताइए कितना हो जाएगा, ये हमको कंफर्म करना है। सॉरी, अंकित मूल्य कितना होगा, मतलब आपको 100 का मान बताना है, विक्रय मूल्य नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65, और यहाँ पर देखिए 13 पचे 65 कितना हो जाएगा अगर हम इसको कंपेयर करते हैं। मतलब हमने यहाँ पर इसको कंपेयर किया और इससे डिफाइन किया कि यह आपके पास कितना हो गया। या तो एक ऐसे भी कर सकते, देखिए एक तरीका ये भी बहुत शानदार सा होता है कि आप तुरंत ना करके पहले इसकी तुलना कर लिया करिए। 1 और 2 का अनुपात बन गया, 1 और 2 का अनुपात बन गया। 1 की तुलना तुरंत आप किससे कर दीजिए, 950 से, और आप 2 का मान कितना हो जाएगा कंपेयर कर लीजिए। 2 का मान तुरंत आपका 2 शून्य शून्य हुआ, 2 पंचे 10, 2 9 18, 1 19 हुआ। 1900 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी आप लोग लगा लें, इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा। ऐसा प्रश्न बार बार आपसे हर परीक्षा में, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, मतलब प्रत्येक दिन की प्रत्येक शिफ्ट में पूछ रहा है। बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों पर फोकस करके चले। एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, बी ए से 25% ज्यादा क्षमतावान है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा कर दिया। ए बी और सी अगर मिलकर उस काम को करते तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो पाता। आइए, ए कर पाता है 15 दिन में, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से, देखो ए और बी की अगर हम क्षमता की बात करें तो 25% बी ज्यादा कुशल है। ध्यान दीजिएगा, 1/4 होता है, मतलब अगर इसकी क्षमता 4 है तो इसकी क्षमता 5 है। करेक्ट है, क्षमता के हिसाब से अगर देखा तो ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, ये तो क्षमता हो गई। और अगर समय के हिसाब से देखो, समय के हिसाब से देखिए तो क्या होगा, इसकी 5 होगी तो इसकी 4 होगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए का समय 5 हमको पता है 15 के बराबर है, तो बी का समय देखिए 5 या 15 कर दीजिए, 3 चौके 12। इसको केवल बी को अगर करना है तो अब 12 ही दिन में कर देगा। पूरे काम को अगर सोचा जाए तो बी 12 ही दिन में कर देगा। कह रहा है दोनों मिलते हैं, मिलते का मतलब सबसे पहले वर्ग डिसाइड करो 60। क्षमताएं हमको पहले से ही पता है, 4 और 5, 4 और 5, 4 5 की क्षमता अर्थात 9 से इन लोगों ने मिल करके 4 दिन तक काम भी किया, मतलब 36 काम इन्होंने किया, 36 कार्य इन्होंने समाप्त किया। और 36 अगर हम निकाल दे तो शेष काम को सोचिए, शेष काम ऐसे भी सोच सकते थे कि शेष काम को भाग की तरह सोचिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप सोचो कि 36 कार्य डन हो गया, किसमें से, 60 में से, तो कितना भाग कार्य कंप्लीट हो गया, जैसे ये भी कभी कभी पूछ सकता था, तो मैं कहता 36/60, इतना कार्य समाप्त हो गया। 6 चाह के 36, 6 धाम में 60 होता है, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, अर्थात 3/5 कार्य डन हो गया। मतलब 2/5 कार्य बचा है। इस 2/5 कार्य को सी ने क्या किया है पता है, 8 दिनों में पूरा किया। जब 2/5 काम को सी 8 दिन में कर लेता है तो आप ऐसे सोचिएगा, 2 चौके 8 होता है, अगर हम सी से वही काम कराते तो उसे 20 दिन लगता। सी से अगर वही काम कराते तो उसे 20 दिन में लगता। तो अब एक देखिए आसान सी स्थिति हो गई, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 12 दिन में,
और सी करता है 20 दिन में। तीनों के हिसाब से क्षमता 60 है, यह ये टोटल वर्क 60 है, यह 5 और यह 3 हो गया। 5 4 9 3 कितना हो गया 12। तीनों की कंबाइंड क्षमता 12 है। अगर तीनों मिलकर काम करें तो 12 से इसको भाग करने पर 5 ही दिन में कार्य अपना डन हो जाएगा। 5 दिन में कार्य अपना डन हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सी डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 5 दिन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, कंफर्म आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज्यादा और बानों से 2 गुना ज्यादा वक्त लेती है, मतलब समय लेती है। तीनों एक साथ काम करे तो 2 घंटे में काम समाप्त हो जाता है, खत्म कर लेती हैं। बानों को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। समय का अनुपात है 3% है। पूजा है चारू से कंपेरिजन, और पूजा ही बानों से भी कंपेयर की गई है। तो पूजा को हम लोग बीच में करते हैं, चारू को रखते हैं और बानों को रखते हैं। ध्यान से देखिएगा। पूजा के लिए कहा गया पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज्यादा समय लेती है। 3:1 मतलब 1:3 समय बना रहे भी, और बानों से 2 गुना ज्यादा समय लेती है। इस हिसाब से अगर समय का रेशियो आप बनाओगे तो 1 3 3 कर दो और 1 2 2 कर दें, अर्थात इसका समय 2 होगा, इसका समय 6 होगा, इसका समय 3 होगा। 2 6 और 3 का रेशियो बनेगा समयों का। 2 6 और 3 का समय बनेगा समयों का। अगर समय का आ गया तो आप क्षमता का रेशियो भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्षमता का रेशियो अगर बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि तीनों एक साथ काम करती हैं तो क्षमता ही तो लगाएंगी और 2 घंटे में पूरा काम कर लेंगी, ये बताया गया है। तो क्षमता अगर बनाना है, कभी इस तरह का समय का रेशियो आपको दिया जाए या क्षमता का दिया जाए, तो क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समय से क्षमता जाना है और 3 लोग हैं तो 1/2 1/3 एलसीएम होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 ओरल कर सकते थे, लेकिन जान लीजिए कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर 3 और 2 और 1 का क्षमता का रेशियो है। क्षमता मतलब क्या कि अगर चारू ही है ना, चारू अगर एक समय में 3 काम करती है तो पूजा 2 और बानो 1 ही काम कर पाती है। तीनों मिल गए तो 3 2 5 1 6 काम एक समय में करेंगी और पूरे काम को 2 घंटे में कर लेंगी। टोटल वर्क यहाँ पर 12 हो गया। इसी काम को अकेले हमको बानो है तो हम लोग क्या, देखिए बानों को अकेले वही काम करना है तो बानों को कितना समय लग जाएगा, इसको आपको डिसाइड करना है। तो बानों का जो समय है, देखिए अगर क्षमता की बात की जाए, हमारे पास पहले टोटल काम की बात कर लो। तो काम की स्थिति देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर चीजें चेंज हुई है। जैसे हमको दिख गया, वहां पे हमने यहाँ पर गलत लिखा था, इसका 1 होना चाहिए था, इसका 2 होना चाहिए था। मतलब ये जो रेशियो बना था, ये रेशियो आपका गलत था। 3 1 और 2 का रेशियो होना चाहिए था, करेक्ट है, इसलिए देखिए अलग आ रहा था, आंसर्स में मैच नहीं कर रहा था। हालांकि ये तो सही है, 3 1 4 4 6 गुणे 2 कर दे, टोटल वर्क आपका 12 है। काम करवाना है बानों से, जो कि एक समय में 2 काम करती है, 2 से भाग कर दो, 6 घंटे में वह पूरा काम कंप्लीट कर लेगी, अकेले कर उससे करवाया जाए। इस प्रश्न का 12वें का राइट सोल्यूशन कितना होता है? सी आप 6 घंटे करेक्ट हल बनकर आता है। अगला देखिएगा, 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। 7 लगातार अगर संख्याएं हैं, प्राकृतिक भी हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए ऐसे ही सिस्टम औसत 20 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान बता दो कितना होगा। जैसे अगर स्टार्टिंग से होती तो बड़ा ही ओरल ऑप्शन होता है, वैसे भी 7 संख्याएं अगर दी है तो पहली प्लस अंतिम संख्या बटे 2 ही औसत होता है। तो अगर हम 7 संख्याएं लिए हैं, जैसे अगर इस तरह के प्रश्न बनते हैं, मान लो देखो पहला n है, और आपको एक भी बात बता दूं, अगर ये संख्याएं जैसे 7 है, क्रम से है, समान अंतर है। अगर संख्याओं में समान अंतर है, बोलो क्यों है? नहीं है, क्योंकि संख्याएं क्या है? प्राकृतिक हैं, सब में एक एक का अंतर है। और संख्या अगर कभी विषम हो तो जो औसत होगा वो बीच में होगा। औसत क्या होगा? बीच में होगा। अर्थात ये औसत अगर 20 है तो 20 बीच में ही रहेगा। इसके पहले 19 होगा, इसके पहले 18 होगा, इसके पहले 17 होगा, इसके बाद 21 होगा, इसके बाद 22 होगा, इसके बाद 23 होगा। बिना किसी डाउट के आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे। और अगर बहुत ट्रेडिशनल, देखो सबसे बड़ी संख्या 23 है और सबसे बड़ा ही पूछ भी रहा था, तो सबसे बड़ा 23 राइट सोल्यूशन बी है। अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो पहले को n मानते, अगले को n+1 मानते, अगले को n+2 मानते, इस प्रकार से हम मानते और जोड़ते और 20 7 140 करते, उस हिसाब से भी जाते तो भी उत्तर वही आता। तो फिलहाल ओरल ऐसे जाके बताया जा सकता था। अगर कभी भी संख्याएं विषम है, क्रम समूह विषम है, तो जो अंतिम जो हमारे पास औसत होगा हमेशा मिड में होगा, बीच में होगा। तो 7 में अगर बीच में 20 है तो 3 इधर 3 इधर
3 आगे बढ़ा दो जोड़ के, अगर हम सबसे छोटा भी पूछते तो 17 बताते, सबसे बड़ा पूछा तो 23 बताएंगे। तो राइट सोल्यूशन आपका 13वें का 23 है। आगे बढ़िए 14 पे आइए। 6 खिलाड़ियों वाली टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की तब वृद्धि हो जाती है जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है। जब कोच के वजन को भी जोड़ा जाता है, यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किलोग्राम है। यहां पर देखिए हमने लिखा संख्या सभी खिलाड़ियों की और इनका लिखा हमने औसत, ठीक है, संख्या और औसत। अब ध्यान से देखिएगा, 6 खिलाड़ी थे, औसत में अभी n लिखा था मैंने जनरल, कह रहा कि अगर उसमें कोच को भी इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, तो यहां पर संख्या तो 7 हो गई और औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, अर्थात n+1 हो गया। करेक्ट है। इसने हमसे कहा कि अच्छा एक ध्यान से, यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 है, इसका मतलब ये कन्फर्म है यह 67 है, तो इसके पहले छात्र रहा हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमसे पूछा कोच का वजन बताओ। ऐसी स्थिति में जो पर्सन शामिल हुआ है उसका मान निकालना बहुत आसान होता है। यही तो है ना, कोच जो शामिल हुए हैं। बिल्कुल, पुराना औसत लो या नया औसत लो। आइए, पुराना औसत लिया तो नई संख्या के पास जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को इस पर अप्लाई करो। 7 आया, 7 को इसमें ले जाकर जोड़ दीजिए, 7 6 13 73 हो जाएगा। 73 किलोग्राम के कोच साहब हैं, या तो हम यहां से भी कर सकते थे, 67 में 6 जोड़ देते लाकर, तब भी 73 ही आता। तो कोच का वजन कितना आता? 73 किलोग्राम आता। 14 प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 73 किलोग्राम है। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 बर्तन है ए और बी में क्रमशः 4 3 और 2 3 के अनुपात में दूध और पानी है। एक बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी की बात अगर किया जाए, मिल्क एंड वाटर की 4 3 के अनुपात में है। दूसरा बर्तन बी है, उसमें भी मिल्क एंड वाटर की बात किया जाए तो मिल्क एंड वाटर उसमें 2 3 के अनुपात में है। कह रहा है इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, कैसे मिलाया जाए कि एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध आधा पानी हो, मतलब कंबाइन करके एक नया बर्तन जिसमें दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए। ऐसा प्रश्न भी आपको दिखा है। इस पैटर्न को समझिए कैसे करेंगे। इसमें चाहे दूध को ले लो चाहे पानी को ले लो, बात एक ही होती है। अगर हमने जैसे दूध ले लिया, हम एलिगेशन से प्रश्न का सलूशन करेंगे। दूध अगर ले लिया तो दूध कहां से लिया गया है, जैसे यहां मैं कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा। दूध लिया मैंने यहां से 4 कहां से है, 7 से। अमाउंट कितना है, 7। यहां से दूध की बात अगर करो, दूध कितना है, 2, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है, और इसकी बात करा जाए दूध कितना है, 1, टोटल अमाउंट की बात करें 2। एलिगेशन कर दें, ये एलिगेट कर दिया। एलिगेशन करिए, रेशियो अपने आप डेवलप होगा। 4/7 से अगर हम 1/2 घटाते हैं, 4 दूना 8, 7 में से 1 बटा मतलब 1/14 होगा। इसका करिए, 2/5 है और 1/2 है ना, तो 5 में से 4 निकलेगा, 1/10 आया। 1 का मतलब खत्म, 14 इधर 10 इधर, 2 सते 14 2 पंचे 10, 7 और 5 का रेशियो बनेगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप यहाँ पर वाटर का भी उपयोग जैसे हमने दूध के हिसाब से किया है, आप पानी के हिसाब से भी कर सकते थे, तब भी सेम आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो किसी भी पैटर्न से आप प्रश्न का सोल्यूशन आराम कर सकते हैं। 16वां देखिए, अपनी समान रफ्तार की 3/4 रफ्तार से अगर रमेश जाते हैं तो घर पहुंचने में, मतलब कार्यालय से कहीं से भी, उन्हें 20 मिनट ज्यादा लग जाता है। स्पीड स्लो करेगा तो भाई समय तो ज्यादा लगेगा। घर पहुंचने में सामान्य समय कितना लगता, ये आपसे पूछा गया। तो देखो, जैसे हम चाल जानते हैं, चाल को हमने क्या किया, हम चाल समय को हम जानते हैं कि कंपेटिबली एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। हमारी चाल अगर 1 थी और हमने 3/4 कर दिया तो पक्का मैंने 4 से 3 कर दिया। चाल को मैंने 4 से 3 कर दिया। समय बताइए, उल्टा होगा, 3 से 4 होगा। देखिए, चाल ज्यादा समय कम, चाल कम समय ज्यादा। समय ज्यादा कितना लगा, यहां से 1, और रियलिटी में कितना, 20 मिनट। 1 बराबर 20 कर दो। ओरिजिनल स्पीड ये थी और इस स्पीड से अगर चलता तो मेरे को समय लगता 3, 20 3 60, 60 मिनट लगता, अर्थात 1 घंटे लगता। अगर मैं ओरिजिनल स्पीड से जाता था या रमेश के नाम से अगर वो पर्सन मूव करता था तो कुल 1 घंटे का समय लगता। तो 16वें प्रश्न का राइट 60 मिनट है, करेक्ट आंसर नोट करिएगा। अगले प्रश्न पर आइएगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी है, उसके विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटरसाइकिल को सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटरसाइकिल की सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। मोटर सवार की चाल हमको बतानी है। इस प्रश्न को बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए, क्या इसका सोल्यूशन होगा, कैसे इसको करना होगा, बड़े ही आराम से। देखिए, 2 प्रकार के समय, एक समय तब है जब विपरीत दिशा में कोई चलता हो, ऐसे
विपरीत दिशा में चलने का मतलब अगर इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। समान दिशा में चलना मतलब इधर जाना, यह एक चल रहा था उसका पीछा करना। समान दिशा में चलने में अगर इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या होता है, चालें घट जाती है, s1 माइनस s2 हो जाता है। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं और समान दिशा में चालें घट जाती हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हमने जैसे लिखा है कि 70 किलोमीटर की यात्रा थी, चाल थी, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है, समय दिया हम लोगों को। और उधर फिर क्या किया है उसने, मोटरसाइकिल, अब फिर सुनिएगा, मोटर सवार रेलगाड़ी को समान दिशा में, एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसको उसने क्या किया है, 5 सेकंड में पार कर दी है। मोटर सवार की चाल हमको पता करनी है, यही हमको बताना है। मोटर सवार उस रेलगाड़ी को समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। अगर विपरीत दिशा में चल रहा हो तो 2 सेकंड में पार करती है, क्योंकि उसमें मोटरसाइकिल की भी स्पीड जुड़ जाती है, मोटर सवार की भी स्पीड जुड़ जाती है। और जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो उसमें रेलगाड़ी की चाल उस मोटर सवार की चाल से घट जाती है, तो इसलिए समय ज्यादा लग जाता है। समय को अगर हम तो थोड़ा डिफाइन करें तो समय इस समय लग रहा था जब समान दिशा में हो रहा था, विपरीत दिशा में हो रहा था 2 और समान दिशा में हो रहा था तो 5। अगर समय हमको पता है तो चालों को हम रिवर्स कर सकते हैं। समय का उल्टा चाल होता है, चाल को हम कंपेयर कर लें तो यहाँ पर 5 और 2 का रेशियो बन जाएगा। करेक्ट है, ये समझ में आ रही होगी बातें। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, भाई देखो, अगर हम विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालें जुड़ गई, ठीक है, और अगर समान दिशा में जाएंगे तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ये तो कंफर्म हो गया। विपरीत दिशा में जाएंगे तो चालें जुड़ जाती हैं और समान दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं। इसका मान किसकी हो जाएगी, रेलगाड़ी की 70 है। इसका मान हम लोगों से पूछा है, 7 धाम में 70 होता है, 10 तिया 30 होता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा उस मोटर सवार की चाल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था अगर ऐसे प्रश्न को करते। बहुत ही डिफिकल्ट जाने पे टाइम टेकन प्रोसेस। अगले प्रश्न पर आइएगा। एक 3 किलोमीटर की दौड़ में, रेस का प्रश्न है, रेस का प्रश्न भी हो सकता है पूछ ले आपसे। 3 किलोमीटर की कोई रेस होती है, एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी या 5 सेकंड से पराजित कर देता है, मतलब हरा देता है। ज्ञात करें कि यक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। यक्स ने हराया है किसको, बताएं, वाई को। ऐसे चल करके दोनों पर्सन चलते थे और यक्स ने वाई को हरा दिया है। 60 मीटर की एक दौड़ थी, ये देखिए 60 मीटर की दूरी थी, और 3 किलोमीटर की दौड़ थी, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, 60 मीटर की दूरी में ही 5 सेकंड में उसने हरा दिया। यहां से इसकी चाल को अगर हम देखा जाए, जो चाल इफेक्टिव चाल है जिस वजह से वो हारा है, वो 12 मीटर पर क्या है, बताइए, 12 मीटर पर सेकंड है। 12 मीटर पर सेकंड। ज्ञात कीजिए यक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कुल कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। दौड़ कितनी थी बोलिए, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को हम लिखें तो 3000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 3000 को हम डिवाइड किससे करते हैं, 12 से। तो यहां से हमको पता चल जाएगा समय 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 250 क्या सेकेंड, 250 सेकेंड लगेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रश्न की हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न पर भी अपना फोकस बनाइए। पाई चार्ट का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरह के जो है डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के प्रश्न दिख रहे हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में व्यक्तियों का वितरण दर्शाया गया है जो कि उनकी फिल्मों में पसंदीदा प्रकार पर आधारित है। कोई व्यक्ति समान प्रकार की फिल्म को पसंद नहीं करते हैं। फिल्मों का पसंदीदा प्रकार है, कुल व्यक्ति यहाँ पर 18,000 हैं। कॉमेडी देखने वाले, साइंटिफिक फिल्में देखने वाले, ड्रामा, रोमांटिक और एक्शन फिल्म देखने वाले को बाई कलर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। आपके यहाँ बड़ा वो कलर टाइप का होता है, लाइन बाइन खींच करके बना देते हैं, ठीक है। कॉमेडी की पसंद करने वाले व्यक्तियों में 40% तो महिलाएं। पहले बोलो, कॉमेडी पसंद करने वाले कितने लोग हैं। एक कलर भी थोड़ा सा डिफाइन करना बड़ा टफ है कि कौन कलर, भाई यहाँ पर इसको सोचे, मेरे ख्याल से कॉमेडी यही है, ठीक है। 24% है, तो 24/100 कर दें, गुड़े हम 18,000 कर देते हैं, 2 जीरो खत्म हो गया। तो 24 गुड़े 18, 180। इतने लोग कॉमेडी देखना पसंद करते हैं। इसमें 40% महिलाएं हैं। जो रोमांटिक फिल्म पसंद करने वाली महिलाओं से 20% कम है। हाँ, तो पहले महिलाओं की संख्या निकाल लें। जो कॉमेडी फिल्म देखती हैं उन महिलाओं में 40% ही है ना, तो 40% का मतलब 2/5 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 5 तिया 15, 5 छंगे 30 होता है, 24 गुड़े 72 हो गया। ये इनकी संख्या है, जो कि कहा गया है रोमांटिक फिल्म देखने वाली महिलाओं से 20 है। मतलब 20% कम का सेंस क्या होता है, 1/5। तो 5 में 1 घट करके 4 है। दरअसल इसकी वैल्यू तब
4 बराबर 24 गुणे 72 टोटल मान लीजिए। तो यही पूछा होगा, रोमांटिक फिल्म पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, महिलाओं की नहीं, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रोमांटिक फिल्म देखने वाले जो टोटल है, मतलब कितने लोग हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 22 है। 22 को अगर हम लोग चेक करें तो 22/100 हो गया, गुणे टोटल कितना है, 18। भाई यहाँ पर अगर सोच लिया तो महिला, अब एक बात आप समझो, महिलाओं की संख्या अगर सोचा जाए तो कितनी हो गई, महिलाओं की संख्या अगर 20% इसमें से कम कर देते हैं, पहले एक बात समझिएगा, एक तरह से अगर यह 20% कम है तो रियली में महिलाओं की संख्या कितनी रही होगी, बोलिए। रोमांटिक फिल्में देखती हैं, पहले सोचो कि कितने टोटल हैं जो कि रोमांटिक फिल्म देखते हैं। 22/100 गुणे आप 18,000 कर दीजिए, ठीक है, 2 जीरो खत्म हो गया, शून्य कर दें, 18 दूना 36, 36 3 39, 3,960 लोग हैं जो टोटल रोमांटिक फिल्में देखते हैं, जिसमें महिलाएं कितनी है, 2160 हैं। तो पुरुष कितने होंगे, शून्य कर दें, 6 से 6 जीरो होता है, 9 से 1 8 होता है, 3 से 2 1, 1800 टोटल पुरुष होंगे। अब आपको थोड़ा एक बार समझा देता हूँ, ध्यान सुनिएगा कैसे किया। कॉमेडी फिल्म पसंद करने वाले व्यक्तियों में 40% तो महिलाएं, तो पहले बताओ कॉमेडी पसंद कितने करते हैं, 24%, 24% निकाला तो ये संख्या आई। महिलाओं की संख्या 2/5 कर दिया, ये संख्या थी। लेकिन ये महिलाएं लिखा है, पढ़िए ध्यान से, ये महिलाएं लिखा है कि रोमांटिक फिल्म पसंद करने वाली महिलाओं से 20% कम है। तो रोमांटिक फिल्म पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या अगर निकालना है, क्योंकि 20% कम है तो 4 का मान है, तो 5 का मान 2160, अर्थात इतनी फीमेल हैं जो रोमांटिक फिल्में पसंद करती हैं। अब रोमांटिक कुल पसंद करने वाले लोग कितने हैं भाई, कुल पसंद करने वाले 22% है, जिनकी संख्या इतनी है। इनमें अगर फीमेल इतनी है तो मेल ही तो इतने होंगे, पुरुष ही तो इतने होंगे, पुरुष से पूछा था, थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए और ये प्रश्न आपका कनेक्ट हो जाएगा। एक और लिखा है यहाँ पर, उसको भी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट में यूपी के 6 अलग अलग जिले हैं, यूपीपी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के वितरण प्रतिशत को दर्शाया गया है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 45,000 कुल इतने 6 जिलों में चयनित हुए हैं, जिसमें गाजीपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, इटावा, झांसी, बरेली के अलग अलग जो परसेंटेज के आधार पर चयनित हुए हैं, सब लोग अलग अलग परसेंटेज पे दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर प्रश्न पर, देवरिया से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या, देवरिया से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या बरेली से चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या से प्रतिशत ज्यादा है। तो यहाँ पर वैल्यू निकालने की नीड ही नहीं है। देवरिया की संख्या कहाँ पर, देवरिया कहाँ पर, देखो यहाँ पर देवरिया जो ब्लैक कलर है 36% है, और किससे कंपेयर करना है, बरेली से। बरेली मतलब ग्रीन कलर 24 है, 24 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा, भाई वैल्यू मत निकालिएगा, चले 45,000 का कोई उपयोग नहीं इसमें। 12 दूना 24 है, 12 तिया 36 है, 2 से 3 है, मतलब कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किस में ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 में 1 गुणे 100 बटे आप 2 कर दें, 50% ज्यादा है। 50% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, डी ऑप्शन आप लोग नोट कर लें, सही है, आप डी ऑप्शन 50% लगाइए। इस तरह से पूरा एक एनालिसिस हो गई और एक रिलेवेंट प्रश्नों का कलेक्शन हो गया। तो प्रश्न आपकी परीक्षा से एकदम रिलेटेड है, आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, और आपको सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपनी अभी जो प्रॉब्लम्स है उसको और मेंशन कर देना, उसी आधार पे मेरी तैयारी होगी, उसी आधार पे मैं आपको और प्रश्नों का फिर से वीडियो में होती है। थैंक यू सो मच आज के लिए।